गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रमशान सारी आपका वेलकम करती हूँ एमपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पर। आज की जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम एक बहुत ही प्यारे कोट से हम दर्शा सकते हैं। ये कोट व्लादिमीर लेनिन का है और उन्होंने कहा था कि देयर आर डिकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस, देन देयर आर वीक्स व्हेन डिकेड्स हैपन। आने वाले जो 2 दिन या 3 दिन आपके पास होंगे वो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डेज होने वाले हैं। इन सारे दिनों में बहुत सारे उथल पुथल मच रही होगी, कामनेस का तो नाम नहीं होगा, यू वुड बी फ्राइटेंड, और ये ऐसे इमोशंस है विच वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये आएंगे ही। बट इनसे हमें डील कैसे करना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं विच वी शुड नॉट मिस, तो हम उन सब के बारे में आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है स्टिक टू द सिलेबस एंड द PYQs। मेरी अभी तक जितनी भी क्लासेस आई हुई हैं उसमें मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिलेबस एंड PYQs जो हैं आपने उसको अच्छे से कवर किया हो। हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम पे ये देख सकते हैं कि सिलेबस में जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं क्या वो हमने कवर किए कि नहीं किए। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंटेंट है, जो भी सेगमेंट वहाँ सिलेबस में मेंशन्ड है वो हमने कवर किया है कि नहीं किया है। अगर हमने कवर किया है तो वेल एंड गुड, अगर हमने कवर नहीं किया है तो इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू कवर इट, गिवन द फैक्ट कि अगर उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस देख के आपको ये भी चीज़ समझ में आएगी कि ऐसा कोई अननेसेसरी टॉपिक तो नहीं जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सिलेबस विल बी अ गाइडिंग लाइट टू यू। तो सिलेबस को ज़रूर देखिएगा, फिर से देखिएगा और ये इंश्योर करिएगा कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो मिस नहीं हुआ हो। अब बात आती है PYQs की। PYQs को जब आप गो थ्रू करेंगे, आप 2020 से लेकर 2024 तक के PYQs को गो थ्रू कर सकते हैं। और PYQs में एक चीज बस ये नोटिस करिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली। कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी कोई सी चीज है जो PYQ में आई बट आपने कवर नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी क्रिकेट में अगर कोई ट्रॉफी हुई होगी हमने उसको कवर नहीं करा है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो हमने मिस आउट कर दी है, तो ये हमें कैसे समझ में आएगा, ये हमें PYQ के एनालिसिस समझ में आएगा। इस टाइम पे यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द PYQs। आपको एकदम से कर्सरी रीडिंग लेनी है PYQs की एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड। तो फर्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमें सिलेबस एंड PYQ इसको फिर से गो थ्रू करना है। सिलेबस, जब आप सिलेबस को पढ़ें सामने रखिए अपने और एक पेन आप अपने हाथ में रखिए एंड देन टिक करते जाइए विच एवर सेक्शन यू हैव कवर्ड। जब आप पूरा सिलेबस के एंड तक पहुंचेंगे, अगर आपका 100% सिलेबस डन है तो जस्ट गिव योरसेल्फ अ पैट, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो पूरी कर ली है। कोई ऐसा सेक्शन है आपको लग रहा है जो मिस आउट हो गया है, उसको साइड में लिखिए और उसको कवर जरूर करिएगा, छोड़ के नहीं जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो PYQ में आया हुआ है और आपने कवर नहीं किया है उसको जरूर कवर करिएगा। मैंने पिछली वाली क्लास में भी बोला था, whenever you study you have to maintain 2 types of mindsets। एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, एक टीचर का माइंडसेट होता है। और कोई भी टीचर क्वेश्चन बनाने से पहले PYQs एंड सिलेबस को जरूर देखते हैं। इसलिए आप भी अपनी तैयारी में अब जब आने वाला एग्जाम है उसमें ये जरूर देखिए कि ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो PYQ में है और आपने मिस आउट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू रिवाइज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक देखा जाए तो आप 15 दिनों से रिवाइज ही कर रहे होंगे, बट क्या आपका रिवीजन सही तरीके से हुआ है? अभी 2-3 दिन में रिवीजन की तरीका क्या होना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। हाउ टू रिवाइज में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू अवॉइड कंसेप्चुअल टॉपिक्स। नाउ आप कंसेप्चुअल टॉपिक्स का रिवीजन नहीं कर सकते इस टाइम। आप बिठा के आप ये नहीं कर सकते कि आप क्लाइमेटोलॉजी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। दिस इज नॉट द टाइम जहां पर आप बल्कि चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ें। तो यू हैव टू अवॉइड दोज टॉपिक्स जहां पर आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है,
कोई भी न्यू चीज़ मत उठाइए। ये ऐसी चीज़ है, न्यू टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, जहाँ पर आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर मत उठाइए। आप उनको रिवाइज कर नहीं सकते, ऊपर से डर और लगेगा कि ये छूट गया था मेरा, तो वो चीज़ मत करिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज सिनॉप्सिस। व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस नोट्स के वो पॉइंट्स होते हैं जहां आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो सारे टॉपिक्स जहां आपको पता है आपका कमजोर है, सपोजिंगली आप ट्राइब्स में बार बार जो है कंफ्यूज होते हैं, सपोजिंगली आप सेंसस में कंफ्यूज होते हैं, तो वो आप अलग से निकाल के लिख लीजिए, उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। ट्राइब्स में सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा काम का होता है। एक और तरीका जो हमारा है रिवाइज करने का, दैट इज मैपिंग, थ्रू मैपिंग। मैपिंग आपका सबसे इफेक्टिव रिवीजन मोड हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, एमपी हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर्स किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा ज्योग्राफी है, तो मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बताया था कि हिल्स का अलाइनमेंट क्या है, माउंटेन्स का अलाइनमेंट क्या है, वो आप मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स का एलोकेशन, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैपिंग से करना बहुत आसान है। हम इसी को इकोनॉमी में भी कर सकते हैं। इकोनॉमी में कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, पाइपलाइन से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो अब देख सकते हैं ऑयल पाइपलाइंस कहाँ कहाँ हैं, ऑयल रिफाइनरी कहाँ कहाँ है, इसके साथ कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एमपी में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस कहाँ हैं, एसईजेड्स कहाँ पर हैं, पोर्ट्स कहाँ लोकेटेड हैं, तो ये हम सब जो है मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मैपिंग इज वन ऑफ द अंडर एस्टिमेटेड वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव तरीका है इस मोमेंट पे रिवाइज करने का। और इवन आपको देखना है कि आपको याद है कि नहीं, तो आप मध्य प्रदेश का मैप उठाइए, इंडिया का मैप उठाइए एंड स्टार्ट प्लॉटिंग थिंग्स। आपका भी जो रिवीजन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और आप वो जो 50% वाला दो ऑप्शंस के बीच में जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आप उससे बच जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट टू रिवाइज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट टू रिवाइज का मतलब है वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच शुड नॉट बी मिस्ड, विच कैन नॉट बी मिक्स, शुड नॉट बी मिस्ड, कैन नॉट बी मिस्ड। पहला तो है सेंसस। सेंसस एमपी से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, आपको सेंसस रिवाइज बार बार करना पड़ेगा और मल्टीपल सोर्सेज से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप सेंसस यूट्यूब पर डालते हैं, सेंसस 2011, 3-4 वीडियोस देखिए, यू विल गेट न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम। तो सेंसस जो है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। सिमिलरली एसडीजीज, 17 एसडीजीज हैं, इनको कैसे भी करके निमोनिक्स के थ्रू या कोई भी तरीके से आप इनको याद करिए, स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है एसडीजीज में से। इसके बाद ओडीओपीस से हर साल क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एंड वेरी इजी, दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो ओडीओपी को भी याद करने का तरीका कैसे कर सकते हैं हम? मैपिंग के थ्रू आप ओडीओपी जो है वो याद कर सकते हैं। इसके बाद सोशियो रिलीजियस या फिर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसमें क्या क्या याद करना ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इनके फाउंडर थे, इनका ईयर ऑफ फाउंडेशन, ये कहां बेस्ड थे, इनकी लोकेशन क्या थी। अगेन यहां पर भी आप इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में भी आप मैप्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमपी में जितने भी लॉरेट्स रहे हैं, जितने भी कवि कवित्री रही हैं, उनके जो लिटरेचर्स हैं उनको याद करिए। कंफ्यूजन होगा लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे तो वो कंफ्यूजन जो है वो दूर होते जाएगा। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत लगेगी तो उसको छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं और इजी टॉपिक्स आते हैं। इजी आपको जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और डिफरेंट जो भी लॉरेट्स हैं, आप जो मोस्ट फेमस हैं, आप सबसे पहले उन लोग के जो है लिटरेचर्स जो हैं, उनकी जो क्रिएशंस हैं, आप उनको याद कर लीजिए। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं।
सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर थोड़ा सा उनसे कम इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया हो। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप 11-12 करेंगे, 11-12 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लॉरेट्स मिल जाएंगे। उनकी आप जो लिटरेचर है, उनके जो लिटरेरी क्रिएशंस हैं, आप उनको ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद हम और इसमें देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स, मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर्स का। और फ्रीडम फाइटर्स ऑफ एमपी, अगेन आप मैप बनाइए और मैपिंग के थ्रू आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। कभी भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपने मैप बना रखा है तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एफएलटीज दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट वाइज टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उनने एक सॉलिड तरीका, एक तरीका नहीं बनाया है कि वो एग्जाम के टाइम पे क्या और कैसे अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये मेरा तरीका है अटेम्प्ट करने का, अगर आपको लगे ये हेल्पफुल है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, पूरा जो पेपर है ये आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर है, इसको आपको 3 रीडिंग्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। और जो पूरे क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, इनको आपको डिफरेंट नेचर में डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट शॉर्ट आते हैं तो उनके क्वेश्चन के आगे, सपोजिंगली क्वेश्चन 1 आपको आता है तो आपने शॉर्ट शॉर्ट लगा दिया वहां पर टिक, क्वेश्चन 1 के ऊपर टिक लगा दीजिए। अगर क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको डाउट है, आपने पढ़ा है बट आप डाउट में जा रहे हैं, तो इसको आप सर्कल कर दीजिए। तो टिक जो हो जाएगा वो 100% श्योरिटी वाला है, सर्कल जो है वो हो जाएगा जहां आपको डाउट है। और सपोजिंगली कोई क्वेश्चन है 20 जो आपने कभी सुना ही नहीं है, आउट ऑफ द ब्लूज कहीं से क्वेश्चन आ गया, तो या तो आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं या तो आप उस पर कुछ मत करिए, या तो क्रॉस लगा दिए या तो कुछ मत करिए। तो आपने अभी यहां पर क्या किया, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो उनका नेचर डिसाइड कर लिया। अगर आता है तो टिक कर दीजिए, अगर डाउट है 50-50% जा रहे हैं या 30 जो भी परसेंट जा रहे हैं तो सर्कल कर दीजिए उस क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चन नहीं आता, मतलब सुना ही नहीं है, तो या तो कुछ मत करिए उस क्वेश्चन के साथ या तो उधर क्रॉस लगा दिए। मैं क्रॉस लगाने से इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि जब ज्यादा क्रॉस लग जाते हैं तो हमारे माइंड में जो है थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उसका, इसलिए मैं क्रॉस लगाना अवॉइड करती हूँ। अब हमें पेपर सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट रीडिंग से मतलब क्या है, फर्स्ट रीडिंग जब आप पूरी क्वेश्चन पेपर्स की फर्स्ट रीडिंग करेंगे, अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले जो पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो 1 से स्टार्ट करके 50 क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, फिर सेकेंड रीडिंग लेते हैं 50 क्वेश्चन से 100। तो ये एक तरीका होता है। अब हर फेजेस ऑफ, हम इसको भी ऐसा कर सकते हैं, फेजेस ऑफ सॉल्विंग अ पेपर, 2 फेज में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, एक 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक और दूसरा 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक। इन दोनों फेजेस में आपको ये 3 रीडिंग्स करनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको वो सारे क्वेश्चन को मार्क कर देना है जो शॉर्ट शॉर्ट हो। फर्स्ट रीडिंग में वो सारे क्वेश्चंस को मार्क कर देना है जो शॉर्ट शॉर्ट हो। फर्स्ट रीडिंग में ही आप मार्क कर दोगे कि कहाँ आपको डाउट है तो आप उसको सर्कल कर दोगे। फर्स्ट रीडिंग में ही आप क्रॉस लगा सकते हो जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू आइडेंटिफाई द नेचर। फर्स्ट रीडिंग में यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आपको आता है तो राइट कर दीजिए, नहीं आ रहा है या फिर डाउटफुल है तो गोला बना दीजिए, नहीं आ रहा है तो आई वुड से वहां पर कुछ मत करिए, क्रॉस मत लगाइए। अब क्या करना है सेकेंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में आपने जितने भी सही थे वो आपने करेक्ट लगा दिए। डू नॉट काउंट दोस, आप उसको काउंट मत कीजिए क्योंकि अगर बाय चांस 40, 45 या 30 भी आए तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो उसको काउंट मत कीजिए। अब क्या करना है सेकेंड रीडिंग में, जब आप सेकेंड रीडिंग में आएंगे तो सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़िए जो डाउटफुल थे, जो टिक कर चुके हैं उसको फिर से मत रीड करिए क्योंकि आप वहां फिर से कंफ्यूजन में आप गलत करके आएंगे। तो सेकेंड रीडिंग में सिर्फ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपके डाउटफुल थे। और इसी के साथ साथ अभी यहां पर भी एक तरीका ये होता है, आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया जो डाउटफुल थे, इसी के साथ साथ आप OMR पे जो क्वेश्चंस आपको परफेक्टली आते हैं आप OMR पे मार्क कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत करिए आप। अभी हम सिर्फ रीडिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि तो सेकेंड रीडिंग में हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां हमें डाउट है।
और हमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो इस वाले पार्ट पे करनी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर 50% चांस होता है सही या गलत का। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको यहाँ पर कामली रह के सारे कंसेप्ट जितने आप लगा सकते हैं सब लगाइए, कंसेप्ट लगाइए। आप यहाँ पर स्मार्टली काम करिए, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर जब थर्ड रीडिंग होती है, इस टाइम पे आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपसे नहीं बने हैं। नहीं बने माने जहाँ पर आपने क्रॉस लगा दिया था। अब देखिए यहाँ पर या तो आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाने के लिए भी आप थोड़ा सा, लोग बोलते हैं सीसी ऑप्शन पे जाते जाइए, मैंने वो चीज़ कभी नहीं करी। तुक्का लगाने के लिए भी स्मार्ट गेसिंग काम करती है और थोड़ा सा आपका लक चलेगा यहाँ पर। तो ये तुक्का लगाने वाली जो प्रोसेस है इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, स्मार्ट अगर कोशिश करिएगा कि आप वहाँ पर थोड़ा सा आउट स्मार्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी कहीं से भी इधर उधर से कुछ भी लॉजिक बिठा के तुक्का लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश करिएगा। होपफुली मैंने ये इसको आपको समझा दिया है। मैं इसको फिर से इसका समराइज कर देती हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को, कि हमें जो भी पेपर है, ये जो पेपर है हमारा 100 क्वेश्चंस का, पहले हमें करना क्या है, पहले हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें पूरी तरीके से आता है तो हम ट्राइड कर देंगे, अगर हमें डाउटफुल है तो हम ये कर देंगे, और अगर हमें कुछ नहीं आता तो या तो क्रॉस लगा सकते हैं या तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीडिंग्स पे आएंगे। फर्स्ट रीडिंग में जितने भी हमें आते हैं, जो हमारे सही क्वेश्चंस हैं, हम उस पर टिक लगाते जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो आपको शॉर्ट आते हैं। सेकेंड रीडिंग में जो क्वेश्चंस डाउटफुल थे सिर्फ उनको अटेम्प्ट करिए। सेकेंड रीडिंग में जो क्वेश्चंस डाउटफुल थे सिर्फ उनको अटेम्प्ट करिए, और थर्ड रीडिंग में आ जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते थे उनको अटेम्प्ट करिए। अब OMR कब फिल करनी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो इट इज़ बेटर कि आप 50-50 में डिवाइड कर लीजिए। आप 1 से लेके 50 सॉल्व करिए, उसमें ये वाली 1, 2, 3 रीडिंग्स अप्लाई करिए, जो भी आएगा आप उसको प्लॉट कर दीजिए आपके OMR पे। दूसरे में ये होता है, फिर आप 50 से 100 फिर से करिए और सेम जो चीज़ है रीडिंग करिए एंड देन OMR पे डाल दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर फ्लो टूट जाता है आपकी थिंकिंग के बीच में, यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंडली तरीका ये है कि आप पूरे 100 क्वेश्चन एक साथ पढ़िए। जब फर्स्ट रीडिंग हो जाए, आप सेकेंड पे आ रहे हैं, जब आप डाउटफुल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट रीडिंग में आपने टिक करे थे उसको आप मार्क कर दीजिए OMR पे, और जो सेकेंड में जब आप डाउटफुल वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे उनको आप थर्ड रीडिंग में OMR पे मार्क कर दिए। तो जो थर्ड रीडिंग जब तक आप आएंगे और थर्ड रीडिंग जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग वाले क्वेश्चन थे वो टिक हो चुके हैं आपके OMR पे। तो यू वुड बी लेफ्ट विथ ऑर्डरली 15 to 20 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, जब बिल्कुल 15-20 मिनट बच रहा होगा एग्जाम का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझिएगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है वो ये है, जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट, जब फर्स्ट रीडिंग हो गई, टिक टिक लग गया, वो अब सही है, सेकंड में आते आते वो हड़बड़ा जाते हैं, कामनेस जो है वो चली जाती है। और गलती से भी अगर आपने OMR गलत भर दी, सपोजिंगली 1, 2, 3, ये 4 गोले हैं, आपको पता है आपको C भरना है, लेकिन अगर आपने D भर गया तो गया, आप कुछ तो कर नहीं सकते। ऐसे स्टूडेंट जिनके हाथ शिवर करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में, इट इज़ बेटर कि आप जो गोला है उसके ऊपर ज़रा सा बिंदु लगा दीजिए। दिस कैन बी डन। बहुत ही माइन्यूट बिंदु लगाइए, क्योंकि वरना OMR जो है उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। एक ये तरीका है, लेकिन आई वुड से ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस पे करिए, जब आपको पता है कि भैया दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, साथ दे ही नहीं रहा है, तब ये करिए। और प्लीज़ OMR का जो वो होता है गोला, वो पूरा भरते कैसे हैं, पूरा भरते हैं। आई हैव सीन कि वो बस ऐसे बाउंड्री बना के आ जाते हैं। ये मत करिएगा और खुरचने की कोशिश मत करिएगा प्लीज़। ये तो पता होना चाहिए, वाइटनर इज़ नॉट अलाउड, इरेजर इज़ नॉट अलाउड, पेंसिल इज़ नॉट अलाउड। ब्लू आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, सिर्फ ब्लैक पेन लेके जाना है। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
माइंडसेट बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। हम माइंडसेट बिफोर की बात करते हैं पहले। देखिए, एज एन एस्पिरेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अभी इन दिनों, इस पूरे हफ्ते में हम काम नहीं रहते, हम हाइपर मोड में रहते हैं, हमें हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और ये सब बड़ा एक्सेप्टेबल है, ये सब चीज़ें होना जायज़ है, ये बड़ा नेचुरल है। तो पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई हम स्ट्रेस में हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ एक्सेप्ट आपका अभी जो भी आपका स्लीपलेस नाइट्स है, आपका स्ट्रेस्ड माइंड है, आप जैसे भी हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप समझिए, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया अपने बिहेवियर को, लेकिन दिस एक्सेप्टेंस, दिस बिहेवियर ऑल्सो नीड एन ऑल्टरेशन, उसमें एक ऑल्टरेशन की ज़रूरत है। हम इस बिहेवियर के साथ, इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते। तो यू स्टिल हैव टाइम। आपके जो कामनेस ऑफ द माइंड है जो जा चुकी है, जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप उसको सही कर सकते हैं। आप या तो मेडिटेशन करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए जो इस एग्जाम में नहीं है। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जो आपके को एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात मत करिए, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी और बढ़ाते हैं, और अगर वो रो रहे हैं तो वो आपको साथ में बिठा के रोते हैं। तो अवॉइड करिए उस चीज़ों को, उन लोग के साथ रहिए जो आप में एक पॉजिटिव मोटिवेशन डाले, ना कि आपको और पीछे घसीट दे। तो बिफोर द एग्जाम पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट, आपकी आज जो भी कंडीशंस है उसको आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये भी आप चीज़ थोड़ा एनालाइज करिए कि मुझे माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, और उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इसमें आपकी हेल्प कौन करेंगे? इसमें आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे, आपके टीचर्स हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, और ये फ्रेंड्स को एस्पिरेंट्स नहीं होने चाहिए, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई एस्पिरेंट है तो कोई बहुत सीनियर एस्पिरेंट जो होगा उसी से बात करिएगा, जो बिहेवियर्स को समझता हो, और एल्स वो भी आपको डिप्रेशन में डाल देगा। तो इन सारे लोगों से बचिएगा। अगर मैं ड्यूरिंग द एग्जाम बात करूं, ड्यूरिंग द एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझ के जानी है, मान के जानी है, कि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हों। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम हमेशा माइंडसेट ये लेके जाते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो बस आ जाए, मैं सही कर दूंगा। वो नहीं हो सकता। आपने कितना भी पढ़ लिया हो, आपने जो पढ़ा है वो कट टू कट कभी नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर फेसिंग ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो पहली चीज़ ये। सेकेंड, जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। जब सेकंड रीड में जो डाउटफुल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, और आप फंस जाते हो 50% वाले में, वहां पर यू हैव टू बी वेरी काम, क्योंकि दैट इज द मेन स्टेज। अगर आपने वहां लॉजिक लगा दिया तो जो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग हाई इज प्रिटी गुड, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग द एग्जाम, बी रेडी टू फेस अनसर्टेन क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, तो बी रेडी टू फेस इट। इस मेंटालिटी के साथ मत जाइए कि जो मैंने पढ़ा है वो ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब आप सेकेंड रीडिंग में होंगे, सेकेंड रीडिंग में प्लीज़ अपने आप को काम रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जहाँ पर आप अपने बिल्कुल जो भी कुछ पढ़ा है आप उसको वहाँ पर अलाइन करने वाले हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो ये है कि इस टाइम पे अपने माइंड में स्टोरी टेलिंग मत करना स्टार्ट करिएगा। अगर आपसे स्कोर नहीं हो रहा है, सपोजिंगली आपकी फर्स्ट रीडिंग में टिक बहुत कम है, तो अपने जो माइंड है उसमें ये सब चीज़ें मत स्टार्ट कर दीजिएगा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत पैसा लगाया, मैंने इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद भी ये हुआ है। ये सब मत करिएगा। ये चीज़ समझिए, अगर पेपर आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है। अगर आपने मेहनत करी है, आप सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं, और आपको वो पेपर टफ लग रहा है, पेपर अजीब सा लग रहा है, तो वो सबके लिए है। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो पेपर सॉल्व करते जाइए। आपको उस दिन अपना बेस्ट कॉन्फिडेंस जो है वो सामने रखना है। इस चीज़ का बस आप अपने आप को गारंटी करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स। यस, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ नोटिस करी है, उनको डर रहता है न्यू क्वेश्चंस का। उन्होंने बेसिक्स पढ़ लिया, उसके बाद उनको डर रहता है कि यार इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं ऊपर के क्वेश्चंस को पढ़ने की। इस चक्कर में जो बेसिक्स होता है वो उसको रिवाइज करना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जो बेसिक
क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भले ही उनको याद हो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या असेंडिंग ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट्स का, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जो बेसिक्स होता है प्लीज उसको मत भूलिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। और इम्पॉर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ें, रिवाइज करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सब लोग सही करेंगे वो आपके सही होने चाहिए, वरना आपका जो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसलिए नेवर फॉरगेट योर बेसिक्स, बार बार जो बेसिक्स हैं उसको जरूर आप जो है रिवाइज करिए और उसको स्ट्रांग बनाइए। वहां 50% वाली कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करे होंगे, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज का ट्रेंड देखेंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैं अवार्ड्स की बात करूं, अगर एमपी में अवार्ड की बात करूं तो एमपी में, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, एमपी की कोई पर्सनालिटी है जिसको पद्म अवार्ड मिला है उनकी बात करूं, या एमपी में जितने डिफरेंट कल्चरल अवार्ड्स होते हैं उनकी बात करूं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेशल कैटेगरी वाला कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको आप स्पेसिफिकली देखिएगा। देखिए पढ़ना आपको सब है, आपको पूरे जो अर्जुन हो गए, ये सब जो अवार्ड जो आपके यहाँ पर विक्रम अवार्ड हो गए, ये सब आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको स्पेशल ध्यान किस पे देना है, जो स्पेशल कैटेगरी होते हैं। जैसे कोई पैरा एथलीट है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, या फिर ऐसा कोई एथलीट है जो इन दिनों न्यूज़ में बहुत रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर मैं बात करूं पद्म अवार्ड्स की, कोई मध्य प्रदेश का पर्सनैलिटी जिसको पद्म अवार्ड्स मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनके बारे में क्या क्या पता होनी चाहिए। वो आपसे नहीं पूछेंगे वो पर्सन कब बॉर्न हुआ, वो नहीं पूछेंगे। वो ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं या उनको किस फील्ड में मिला है। वो नहीं पूछ रहे कि उनको ये जो सपोजिंगली किसी को पद्म भूषण मिला है तो वो ये नहीं पूछेंगे कि पद्मश्री कब मिला था। वो पीछे के अवार्ड जाके नहीं पूछते हैं, जो ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है कि अगर कोई मध्य प्रदेश की पर्सनालिटी को पद्म अवार्ड्स मिले हैं तो हम ये देखें कि पहली बात उनको किस फील्ड में मिला है और दूसरा वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। उनका बर्थ ईयर, उनके पापा मम्मी का नाम हमारे काम का नहीं होता। थर्ड में बात करूं अगर कल्चरल अवार्ड्स की, कल्चरल अवार्ड्स में कुछ स्पेसिफिक अवार्ड्स, जैसे कोई फॉरेनर को अवार्ड दिया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कबीर अवार्ड, तानसेन अवार्ड, जितने भी ये सम्मान होते हैं इनको हमें पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इंडिया के अवार्ड्स की बात करती हूँ, इंडिया में अगर जैसे जितने भी पद्म अवार्ड्स हैं, इन पद्म अवार्ड्स में कोई पॉस्थमस दिया गया है, पॉस्थमस मतलब किसी पर्सन की डेथ हो गई उनके बाद उनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो उस पर स्पेसिफिक फोकस करिएगा। सेकेंड, कोई फॉरेन डिग्नेटरी है, कोई फॉरेनर है जिसको हमने पद्म अवार्ड दिया है, उस पर ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस करिएगा। और जो पद्म विभूषण है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और पद्म विभूषण क्योंकि कम लोगों को मिलता है तो पद्म विभूषण में भी पर्सन का नाम और उनको किस फील्ड में मिला है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अवार्ड्स में इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करूं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में जैसे ऑस्कर्स हो जाते हैं तो ऑस्कर्स हमें पढ़ने पड़ते ही हैं, लेकिन आजकल बहुत टाइम से ऑस्कर्स पे क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन कोई भी ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड जो एक इंडियन को दिया गया है आप उस पर फोकस जरूर करिएगा। तो इंटरनेशनल अवार्ड अगर कोई इंडियन को मिला है तो उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट मत करिएगा। कोई भी इंडियन को अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो आपको पढ़ना ही है। बाकी ऑस्कर्स जो होते हैं, नोबेल जो होते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, उसका तो कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आपको स्पेसिफिक फोकस कहाँ करना है, आपको इंडियन पे जो है स्पेसिफिक फोकस करना है। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस बार। अगर मैं आरबीआई गवर्नर की बात करूं, क्योंकि हमने G23 जो है G20 जो हमने ऑर्गेनाइज करी थी उसमें हमारे शेरपा कौन थे, वर्ड शेरपा याद रखिएगा, G20 से एसोसिएटेड होता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स में हम देख सकते हैं अभी लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन में कोई अपॉइंटमेंट हुई है, लोकपाल न्यू अपॉइंट हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं हमें वो करके जाना है। इसके बाद करंट अफेयर्स में इवन दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट को ज़्यादा
क्रिकेट ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। तो क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी, आईपीएल से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी हमने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उससे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। कोई रिसेंट अभी जो हम बुरी तरीके से हार के आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसका देख लीजिएगा। अभी जो ऑनगोइंग इंग्लैंड सीरीज है, मुझे नहीं लगता वैसे वहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, बट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हो गई वो देख लीजिएगा। चेस, क्योंकि चेस में इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चेस हो गया। और इसके बाद जो आती है वो आपकी ट्रॉफीज आती हैं, तो आप ट्रॉफीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, ये वो टॉपिक्स है जो आपको ध्यान देना ही है। अवार्ड्स पे ध्यान देंगे। और इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कोई हुई है। अब जैसे ये पूछ सकते हैं कि हमास कहाँ का है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री का है, हिजबुल्ला कहाँ का है, तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कोई ऐसे डिग्नेटरी हैं जो इंडिया आए थे, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं कोई दूसरी कंट्री गए थे, तो उसका ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, अवॉइड फोमो। फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, यार मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये कब जनरेट होता है? ये तब जनरेट होता है जब आप इस टाइम पे नए क्वेश्चंस लगाते हैं, आप इस टाइम पे अपने दोस्तों से मिलते हैं जो को एस्पिरेंट्स हैं, आप इस टाइम पे कोई न्यू यूट्यूब सीरीज देख लेते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लगवा रही है, वहाँ फोमो आता है। और एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ एक्सेप्ट करिएगा कि आप, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, आपने जो पढ़ा है ज़रूरी नहीं है वो पेपर में वो ही आए। आपने तो 10,000 क्वेश्चंस पढ़े होंगे, लेकिन अटेम्प्ट वहाँ पर आपको 100 ही करने, तो आपने 1% की बात हुई यहाँ पर सिर्फ। तो एक्सेप्ट करिएगा कि आपने जो पढ़ा है वो वहाँ पर नहीं आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। यू विल फेस न्यू क्वेश्चंस। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन को जज मत करिए, न्यू टॉपिक्स के पीछे मत भागिए, और ये मत सोचिए कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, उसने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया। ये करेंगे तो आप अपने माइंड को और स्ट्रेस में लाएंगे, और आपकी जो थिंकिंग है वो फॉगी हो जाएगी। फॉगी थिंकिंग का मतलब होता है आपको डाउट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आएंगे, और आप वही होता है ना, जो दो ऑप्शंस के बीच में आपको कन्फ्यूजन जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ अवॉइड दिस फोमो। नेक्स्ट इज de-burden yourself. This is an important thing. Now what do I mean by de-burden yourself? De-burden yourself of expectations. थोड़ा सा अपने ऊपर सिंपैथी रखिए, अपने साथ एम्पैथी रखिए। एक्सपेक्टेशंस, किसकी एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है? अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, अपने फ्रेंड सर्कल के जो आपके एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, और सेल्फ एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप बैठ के सोचने लग जाएं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत एक्सपेक्ट किया है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको ये चीज़ इस टाइम पे नहीं सोचनी है। आपको बस ये सोचना है कि आपने जो पढ़ा है आपको वो अच्छी तरीके से डिलीवर करना है उस दिन एग्ज़ाम में। आपको और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप माइंड हैवी करके जाएंगे तो आपका सही माइंड इफेक्टिव, आपका जो माइंड है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो यू हैव टू de-burden yourself of all the expectations you have with this exam, with your life। आप उसको सबको हटा दीजिए, ब्लैंक हो जाइए, तभी जो है आपका माइंड थोड़ा सा काम चिल रहेगा, और उस टाइम वो आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, पर्सनल इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्लाइड क्यों डाली है? ये इसलिए डाली है क्योंकि इस मोमेंट पे भी पर्सन अपनी जो ग्रोथ है, जो पर्सन जो एस्पिरेंट्स है, अपनी प्रिपरेशन है, वो इस आधार पे जज कर रहे हैं कि उनके जो मॉक्स हैं, FLTs हैं, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन। इफ यू वांट टू राइटली इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन, आप ये चीज़ नोटिस करिए कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपने PYQs जब आपने सॉल्व किए तो आपने कितने सही वहाँ पर उत्तर दिए हैं। आपके FLT से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके प्रीलिम्स के पेपर पे। तो FLTs, यूनिट वाइज टेस्ट, आर नॉट द राइट वे टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन। नाउ व्हाट इज द राइट वे?
द राइट वे इज सिलेबस उठा के टिक करना स्टार्ट करिए कि आपने ये सब करा है कि नहीं। जब आपने देखा होगा सारे जो टॉपिक्स है वो टिक है, उस मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। सेकेंड तरीका है PYQ सॉल्व करिए। 24 का पेपर उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यू विल नोटिस कि आप 75-80 प्लस की तरफ जा रहे होंगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। दैट इज द राइट वे टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। थर्ड, द राइट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ इज अपना जो पिछले हफ्ते का शेड्यूल था उसको बस एक गो थ्रू करिए। उसमें देखिए आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, 11 घंटे पढ़ाई करी, आपने कितनी मेहनत की है, आपके पास नोट्स कितने सारे हैं, वो देख के अपने आप को मोटिवेट करिए, ना कि ये देख के ये समझ के कि मेरे FLTs में मेरे कितने मार्क्स है। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। तो 3 तरीके अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के वो हैं सिलेबस देखिए पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, PYQ 2024 का पेपर उठा के सॉल्व कीजिए, आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा, आपने जो एक हफ्ते के अंदर मेहनत करी है उसको आप जो है बैठ के बस लिख लीजिए कि आपने कितने घंटे पढ़े हैं, आपने कितनी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाया है, आपने कितने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखा है, क्या आपने इस हफ्ते में नेटफ्लिक्स चलाया है, यूट्यूब चलाया है, इंस्टा चलाया है कि नहीं। तब जो है एक अंदर से एक इनर मोटिवेशन तब आएगा। नेक्स्ट इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है ये वो टाइम नहीं है जब आप रोना शुरू कर दें। और रोना शुरू करने का मतलब क्या है कि भाई मेरा मेंस रेडी नहीं है, भाई मेरे ट्राइब्स जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, भाई मेरे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, भाई मेरे पेरेंट्स ने बहुत पैसा दिया है मेरे ऊपर। दिस इज़ नॉट द राइट वे। मुझे जो है ये अटेम्प्ट में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होना ही है क्योंकि मेरा पूरा करियर इसी पे डिपेंडेंट है। ये नहीं करना। अगर आप ये करने स्टार्ट करेंगे, अगर आप अपना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के पहले, एक इम्पॉर्टेंट जो आपका एक दिन है, जो द D-Day है, उसके पहले अगर आप ये नेगेटिव थिंकिंग के साथ एंटर करेंगे और ये फालतू की चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे जो आप ना चेंज कर सकते हैं ना आपके कंट्रोल में है, तो आपका माइंड अगेन आपका साथ नहीं देगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इस पूरे सेशन में मेरा जो ज़्यादा फोकस जा रहा है वो आपके माइंडसेट, आपके वेलबींग पे जा रहा है। इस मोमेंट पे मैं आपको ये नहीं बता सकती क्या पढ़ना चाहिए और ना आपको कुछ नया पढ़ा सकती हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो आपने पढ़ा है आप उसको कैसे इफेक्टिवली जो है एग्जीक्यूट करिए। सो प्लीज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। डे बिफोर द एग्जाम जो मैंने अभी तक बताया है वो तो हमें करना ही है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ये भी चीज़ समझिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो को एस्पिरेंट्स हैं, जो रोते गाते रहते हैं, उनसे बचिएगा। स्लीपलेस नाइट नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू काम योरसेल्फ। काम योरसेल्फ बोलना मुझे पता है आसान है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ आसान है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसिटी। प्लीज़ जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैक पेन नहीं लेके जाते, ब्लू पेन लेके चले जाते हैं, एडमिट कार्ड सुबह सुबह निकलवाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो डे बिफोर द एग्जाम कोई नाइट आउट नहीं होना चाहिए, कोई नाइट ओवर नहीं होना चाहिए, स्लीपलेस नाइट नहीं होनी चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस आपने रीड करे हैं और सिर्फ एक पर्सन के बारे में आपको सोचना है, वो है आप खुद। आपने जितनी मेहनत करी है बस उसके बारे में सोचिए, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचना है। इस टाइम पे नहीं सोचना हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, इस टाइम पे नहीं सोचना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस टाइम पे नहीं सोचना कि हमारा आगे क्या होगा। हमें सोचना ये है कि हमने एक हफ्ते में और उससे पहले भी बहुत मेहनत की है और उन एफर्ट्स को हमको जस्टिफाई करना है, उन एफर्ट्स को हमें रिस्पेक्ट करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम। बस आपको इतना करना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी जो जिस स्टेज पे होंगे वहाँ अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं वो लोग बोल नहीं पाते। तो अगर आप स्ट्रेस में हो और होगे ही, ऑब्वियस सी बात है, तो प्लीज़ उसको एक्सप्रेस आउट कर दो। अपने पेरेंट्स को बताओ कि हाँ मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बट मैं डील कर लूँगा। अब या तो अपने आप से बात करो कि देखो प्रॉब्लम हो रही है, माना है, हमने बहुत सारी हमारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, बट यू हैव टू एक्सप्रेस इट ताकि वो जो इमोशन है वो अंदर सप्रेस ना हो। क्योंकि इमोशन सप्रेस होगा, वो उस दिन जाके जब एकदम से उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो हो सकता है आपका माइंड जो है वो ब्लैकआउट हो। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी जो भी फील कर रहे हो इधर राइट इट डाउन, अपने किसी पर्सन जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपको समझता है उसके साथ आप उसको शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो और बस अपने आप को कैसे भी करके डीबर्डन करो
और ये एक्सेप्ट कर लो कि ये जो तीनों दिन है मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना है, मुझे बहुत ही कामली एग्ज़ाम देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करनी है और जाना है एग्ज़ाम देना है। लास्ट चीज़, दिस इज़ नॉट द एंड, अभी आपको और मेहनत करनी है, ये भी आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर आपका प्री नहीं होता खुदा ना खास्ता तो आपको नेक्स्ट प्री की तैयारी करनी है। आप बहुत लेट हो गए हैं तो हमें प्लान बी के बारे में बात करना है। अगर आपका मेंस नहीं है तैयार तो अभी नहीं सोचना है, हमें आगे और मेहनत करके उसको हम मेंस को संभाल सकते हैं। ये वाली स्लाइड सिर्फ इतनी बात कह रही है कि ये जो आपकी जो स्ट्रगल है, ये हम स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये हमारे करियर डेवलपमेंट का एक पाथ है। तो ये जो करियर डेवलपमेंट का जो पाथ है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो ये माइंडसेट अभी से तैयार रखिए कि आप एक ऐसी प्रोसेस में हैं जहां आपको हार्डवर्क करना ही है। सो विद दिस आई होप मैंने आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे वो सॉल्व किए होंगे, और ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ी सी भी हेल्प करेगा मेंटल क्लैरिटी लाने में, और अपने ये जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में ये आपको क्लैरिटी देगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।